नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका KGN हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे हमेशा की तरह मैं यहाँ पे आया हूँ और कुछ दर्शकों ने आज हमसे बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। वही सवाल लेके मैं डॉक्टर आमिर शेख सर के पास आया हूँ। तो सर, आज जो हमें सवाल आया है वो है, जो माहवारी के वजह से जो बीमारी होती है उससे क्या बांझपन होता है? हाँ, माहवारी की जो समस्याएं होती हैं उससे ओवुलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जी। माहवारी रेगुलेट होती है हार्मोन्स की वजह से। इसका मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जी। माहवारी जो है एक्चुअली ये रेगुलेट होती है ब्रेन से। ओके। ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरे लेवल का थ्री टायर सिस्टम। सबसे बड़ा कंट्रोल है हाइपोथैलेमस का, उसके बाद हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है ओवरी को। और ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं उस हार्मोन से माहवारी रेगुलर रहना है या इरेगुलर रहना है या उसके नॉर्मल चलना है या उसकी बीमारियां हैं, ये सब हार्मोन से रेगुलेट होता है। जी। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। ये है, अब ये मेरा जो कर्सर दिख रहा है, एक मिनट मैं ऐसा बताता हूँ। ये जो कर्सर दिख रहा है ये ह्यूमन ब्रेन है। जी। ये ब्रेन के नीचे ये है, ये हाइपोथैलेमस ग्रीन कलर का, और उसके नीचे है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोल है ब्रेन का। ब्रेन का एक पार्ट है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे का जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स GnRH, वो तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रेट करता है। ये GnRH एक्ट होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन ओवरी पे एक्ट करते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी पे एक्ट होने के बाद उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। और इसके साथ ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब जिस दिन मेंसेस स्टार्ट हो गए उसे हम डे 1 पकड़ते हैं, पहला दिन। तो ये यहाँ से लेकर 1 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग का ये रेड एरिया दिखाया है। यहाँ से 6 से लेकर 14 दिन तक यहाँ पे अंडा तैयार हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्स एंड प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस। तो यहाँ अंडा भी तैयार होता है, उसी वक्त बच्चेदानी तैयार होती है कि आने वाले बच्चे के लिए। 14वें दिन ओवुलेशन होता है और यहाँ पे बच्चा तैयार होता है। ओवुलेशन होता है, अंडा निकलता है और उसके बाद स्पर्म से मिलने के बाद बच्चा तैयार होता है। और यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी रह जाती है। अगर ये 20-22 दिन तक प्रेगनेंसी अगर नहीं रहती है, फेलियर होता है, नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये मेंसेस आ जाते हैं। दैट इज शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो हमने तैयारी की थी बच्चा रहने के लिए, ये तैयारी वेस्ट हो गई। और ये वेस्ट होने के बाद ये जो बचा हुआ एंडोमेट्रियम में प्रिपरेशन है वो शेड ऑफ हो जाता है, निकल जाता है, धो के निकल जाता है। और ये धो के निकल के जो जाता है इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या माहवारी कहते हैं। और दूसरा साइंस के लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो दिस इज़ द वीपिंग ऑफ द वूम। बोल तो बच्चेदानी या गर्भाशय रोता है कि अगर बच्चा नहीं हुआ, और ये बच्चेदानी का रोना बोले तो ये मेंस्ट्रुएशन है, और यहाँ पे ये ब्लीडिंग होता है। तो दिस इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ एग बराबर नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, और बच्चा नहीं होगा तो सिर्फ मेंसेस आते रहेंगे लेकिन बच्चा नहीं होगा, और इस तरह के बांझपन होता जाएगा। जी। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर माहवारी में डिस्टर्बेंसेस है तो इट इज़ द मेन रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। यहाँ से अंडा ही तैयार नहीं हुआ और अंडे के साथ साथ बच्चेदानी का प्रिपरेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे बांझपन होना ही है। सर, जैसे कि आपने हमें बताया, अब ये PCOD और ये माहवारी का कोई रिलेशन है क्या? हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है। किंतु अगर माहवारी के डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो PCOD होता है, और या फिर PCOD होता है तो माहवारी के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ये तो ऐसा होगा कि अंडा पहले क्या मुर्गी पहले, तो वैसा ही ये किस्सा है। तो जैसा कि माहवारी में अभी मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करके ओवरी को, और ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, उसके साथ साथ एंड्रोजन्स निकलते हैं। एंड्रोजन्स जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, तो दिस इज द मेल हार्मोन।
और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दीज आर द फीमेल हार्मोन्स। तो इसमें एक बैलेंस होता है। एस्ट्रोजन जैसा कि माहवारी स्टार्ट हो गई तो एस्ट्रोजन राइज होता है, जैसा कि अंडा तैयार हो रहा है, जैसे जैसे अंडा तैयार होता है वैसा वैसा एस्ट्रोजन बढ़ते जाता है। एक लेवल आ जाती है कि ये एस्ट्रोजन बढ़ाने का काम ये एफएसएच करता है। एफएसएच एस्ट्रोजन बढ़ाता है, अंडा बढ़ाता है, अंडे से एस्ट्रोजन निकलता है। एक ऐसी वक्त आ जाता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हो गया तो उस वक्त एफएसएच कम हो जाता है। दिस इज ऑटोमेटिक सिस्टम। जैसा कि एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन की एक लेवल बहुत हो गई तो वो खुद ब खुद उसे ऑटोमेटिकली एफएसएच को कम करता है। एफएसएच कम किया तो फिर एलएच बढ़ता है, और एलएच बढ़ गया तो उस वक्त फिर एक एलएच सर्ज होता है और उसके बाद वहाँ से अंडा रिलीज होता है जी। और इस एलएच जो एलएच है, ये एलएच फिर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करने शुरू करता है। जो वही अंडे के ऊपर जो कॉर्पस ल्यूटियम रहता है, जो अंडा निकलने के बाद ऊपर का जो कवरिंग बचा हुआ है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है और वो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन, जेस्टेरोन बोलते प्रेगनेंसी को जो प्रो रहता है ऐसा हार्मोन वो प्रोजेस्टेरोन रहता है, वो उसको मेंटेन करता है। लेकिन जिस वक्त एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस में काम चलता है तो ये बहुत सिस्टमेटिक चलता है, लेकिन इसका अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया उसी वक्त निकलने वाला मेल हार्मोन, इवन फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल जो है, तो जो मेल एंड्रोजन्स के लेवल है, एंड्रोजन्स के लेवल फीमेल में ये 1% रहते हैं और मेल में 3% रहते हैं। अगर इसका डिस्टर्बेंसेस होके 1 से 2 तक भी आ गया तो एंड्रोजन्स लेवल्स जब बढ़ जाएंगे तो एंड्रोजन्स लेवल से जो बढ़ने वाला अंडा है वो अंडे की ग्रोथ रुक जाती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलने के बजाय मेल हार्मोन निकलने शुरू हो जाता है। और ये मेल हार्मोन निकलने की वजह से मेंस्ट्रुएशन में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये पीसीओडी जो बीमारी है वो शुरू हो जाती है। मैंने बताया कि एंड्रोजन लेवल्स फीमेल्स में भी रहते हैं, लेकिन वो उसका एक परसेंटेज लो लेवल रहता है। ये परसेंटेज, लेकिन फीमेल में एंड्रोजन लेवल की ज़रूरत क्या है? लेकिन अगर एंड्रोजन लेवल है तो फीमेल में सेक्सुअल डिज़ायर तैयार हो जाती है। तो कुदरत ने ऐसा रखा है कि फीमेल में सेक्सुअल डिज़ायर भी हो जाए, जिसकी वजह से पुरुष और स्त्री का मिलन हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, जो प्रजनन की अपनी प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहे, नेचुरली रहे, इसलिए वो प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन्स रहते हैं। अगर ये एंड्रोजन्स ज़रूरत से ज़्यादा हो गए तो उसका एडवर्स इफेक्ट अंडे पे हो जाता है, तो अंडे बढ़ना बंद हो जाता है। अंडे बढ़ना बंद हो गया तो उसके साथ साथ मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। जैसा कि अंडा निकलने के एग्जैक्ट 14 दिन के बाद महीना आना चाहिए, अगर अंडा ही नहीं बढ़ा तो वो 14 दिन के बजाय कभी महीने को आएगा या 1.5 महीने को आएगा या 2 महीने को आ जाएगा या 3 महीने आ जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये एंड्रोजन्स लेवल्स अगर हायर होते गए तो एक वक्त ऐसा आता है कि 4-5 साल के बाद उस औरत की माहवारी बंद हो जाती है, तो अंडा भी नहीं आ रहा है, माहवारी भी नहीं आ रही है और इस वजह से बांझपन होता है। अभी जैसे आपने ये टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया, अभी दर्शकों को इजी लैंग्वेज में अगर हम समझाएं तो पीसीओडी के लक्षण हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, पीसीओडी शॉर्ट फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जी। जो ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट जो अंडे हैं वो अंडे बड़े होने के बजाय छोटे ही रह जाते हैं और वो पॉली बोले तो बहुत सारे अंडे रहते हैं, इसलिए हम मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज करते हैं। ये अभी ये हुई मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अब पेशेंट को पहचानेंगे कैसे? पेशेंट को तो सिम्टम जो है कि उसके मेंसेस इरेगुलर हो जाएंगे, उसका वेट गेन हो जाएगा। अभी जैसा बताया कि मैं मेंसेस इरेगुलर होते जाएंगे कि बहुत दिनों के बाद आएगा, महीने को आने के बजाय 1.5 महीने को आएगा, 2 महीने को आएगा, 3 महीने को आएगा, और कभी कभी तो ऐसा होगा कि महीना आएगा ही नहीं। उसके साथ साथ बच्चा नहीं होगा, उसके साथ साथ हिर्सुटिज्म बोल तो जैसा मेल पैटर्न है, आदमी के शरीर पे जैसा बाल होते हैं औरत के शरीर पे उतने बाल नहीं रहते, तो स्मूथनेस रहता है वो। तो ये टाइप के जो मेल टाइप का हेयर पैटर्न औरतों में डेवलप होता। कभी कभी औरतों के जैसा मर्द को मूंछ आती है, छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, ये इससे भी हम पहचान सकते हैं। दूसरा उसके साथ साथ है वेट गेन होता है, ऑयली स्किन होती है, चेहरे पे वो पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप जैसा जैसा ये डिसीज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। अब हम डॉक्टर मंडली इसके ऊपर से हम पहचानते कैसे हैं कि इस बीमारी में हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक तो पेशेंट की ये हिस्ट्री, जिसमें मैंने अभी जितने बताया
इसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, उसके साथ साथ हम हार्मोन टेस्ट करते हैं जिसमें FSH और LH का लेवल्स बढ़ता है और एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ता है। और सोनोग्राफी पे देखते हैं, सोनोग्राफी पे देखें तो मल्टीपल फॉलिकल्स देखेंगे, हमारे को ओवरी की साइज़ बड़ा हुआ दिखेगा और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंडे दिखेंगे। अंडा बड़ा होता नहीं, छोटे छोटे जो बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आधे आम के झाड़ को कैरियाँ लग जाते हैं, सिर्फ छोटे कैरियाँ रहते, वो छोटे रहते, बढ़ते नहीं, छोटे ही रहते हैं, थोड़े दिन के बाद वो कैरियाँ गिर जाते हैं। तो उससे आम तो तैयार नहीं होगा, लेकिन कैरी तो बहुत है। वैसा ही अंडे बहुत है, लेकिन उससे बच्चा नहीं होगा और इनफर्टिलिटी होगी। सर जैसे आपने ये लक्षण बताए PCOD के, तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता ये पूछना चाहती है कि ये PCOD के लक्षण से बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ, अभी PCOD का परसेंटेज इतना बढ़ रहा है, जैसे सर्दी जुकाम के जैसा PCOD हुआ है। एक ज़माना था कि जब हम MBBS को थे तो PCOD का इतना परसेंटेज नहीं था, लेकिन अभी परसेंटेज बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी का जो लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफ हुआ है। बच्चे भी खेल कूद में बाहर नहीं जाते, अपना मोबाइल या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके या वीडियो गेम लेके घर में रहते हैं। दूसरी बात है जंक फूड एक बहुत हो गया है अभी। तो जंक फूड अपन फ्रेश फ्रूट्स या फिर अच्छा हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से, बाकी ये जो जंक फूड है इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता जा रहा है। अब मैं PCOD में एक बता दूं आपको, जैसा बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स में आवर वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू आवर हाइट। ओके। तो हाइट और वेट का प्रोपोर्शन एक फार्मूला है, वो फार्मूले से हम निकालते हैं। तो उसमें अगर बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता है तो PCOD बढ़ता है। अब बॉडी मास इंडेक्स कैसे बढ़ता है? हाइट तो नेचुरली है, उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि प्री डिटरमाइंड है, अपने जेनेटिक माता पिता के हिसाब से हो जाना। वजन लेकिन हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि सेडेंटरी लाइफ है, खाना बहुत खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और एक जगह बैठ के रहने वाला जॉब है, तो वहाँ पे हमारा वेट गेन होगा। वेट गेन जब होगा तो उसके अंदर वेट गेन के हिसाब से फिर जैसा वेट गेन होगा PCOD डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर से, अगर बॉडी मास इंडेक्स 18 से नीचे है तो हम समझते हैं कि उसका वज़न कम है, उसका वज़न बढ़ाना चाहिए। आइडियल होता है 18 से 25 के बीच में, जिसका BMI 18 से 25 के बीच में, दैट इज़ अ हेल्दी BMI। अगर 25 से 30 के बीच में है तो इट इज़ ओवरवेट, और अगर 30 के ऊपर है तो इट इज़ ओबेसिटी। ओके। तो नॉर्मली आपने को ये ख्याल में रखना है, हमारा वेट BMI 18 से नीचे नहीं रहना चाहिए और 25 से ऊपर नहीं रहना चाहिए। 18 से 25 ये BMI रहना चाहिए। अब हम खुद समझ सकते हैं कि अपने लड़कियों का वेट अगर ज़्यादा होता है तो PCOD के चांसेस ज़्यादा हैं जी। तो इसलिए एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट और अच्छी नींद और स्ट्रेस रिलीव करना, इतने 4-5 चीज़ें जो हैं जो जिससे हम ये PCOD को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपने हर प्रिवेंशंस बताए हैं PCOD के, अभी मान लीजिए इतना सब करके भी PCOD होता ही है, तो अभी इसके ऊपर आप कैसे इलाज करेंगे? हाँ, अब अगर PCOD है तो वो उस बच्ची का वेदर शी इज़ मैरिड और अनमैरिड, पहले ये देखेंगे हम जी। अगर वो अनमैरिड है और वज़न बढ़ रहा है तो हम उसे एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे, फिर बैलेंस डाइट करेंगे, डाइटिंग का समझा देंगे, और इससे अगर उसका वेट गेन कम होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर हम उसे कुछ पिल्स देके उसके मेंसेस हम रेगुलर करेंगे जी। ये हो गया अनमैरिड गर्ल के बारे में। अब अगर मैरिड है और इनफर्टिलिटी अगर उसका प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका ओवुलेशन इंडक्शन करेंगे। ये अंडा बढ़ने के लिए और एंड्रोजन्स लेवल कम करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ रहते हैं, वो दवाएँ देंगे। फिर उसके साथ साथ इसके अंदर डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए ग्लाइकोमेट बोल की गोली देते हैं, हम वो गोली देते हैं। इसका एक बड़ा किस्सा बोल देता हूँ। मैंने ऐसा ही एक पेशेंट को, इनफर्टिलिटी के पेशेंट को ग्लाइकोमेट टैबलेट दिया था। वो किसी GP के पास गया, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जी। और उसने उसे बताया तो वो बोलता, अरे ये तो बच्चे का इलाज नहीं, ये डायबिटीज़ का इलाज कर रहे डॉक्टर साहब। तो बोलने का मतलब ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसका मल्टीपल एक्शन होता है। तो डायबिटीज़ की गोली भी हम इसमें देते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन इंडक्शन होता है, तो अंडा तैयार होने का वो उसका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हम इनफर्टिलिटी अगर है तो उसमें ये देते हैं। इसमें कभी कभी हिर्सुटिज्म होता है। हिर्सुटिज्म बोलते जैसा कि मैंने बोला कि मेल पैटर्न बाल शरीर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके भी कुछ लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह हम देते हैं और स्किन वाले को भी रेफ़र करते हैं। अगर इतना करके भी अगर 2-3 बार हम
2-3 महीने ये साइकिल करें, अगर फ़ायदा नहीं होता है तो ओवेरियन ड्रिलिंग एक सर्जरी है, वो करते हैं। ओवेरियन ड्रिलिंग किए, मेडिसिन किए, सब ड्रग्स किए, एक्सरसाइज किए, सब करके भी अगर बच्चा नहीं होता है तो फिर लास्ट को हम आ जाएंगे आईवीएफ पे जी। और फिर वहाँ पे जब आईवीएफ पे आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम तो आईवीएफ में एक्सपर्ट हैं, इंशाल्लाह फिर हम बच्चा है, इंशाल्लाह किसी न किसी तरीके से हम उसे बच्चा कर देंगे इंशाल्लाह।